मैंने देखा है जो मर्दों की तरह रहते थे, मसखरे बन गए दरबार में रहने के लिए। साथियों नमस्कार। साथियों, नाम उनका रवीश है, शब्दों के रईस हैं, पत्रकारिता के मठाधीश हैं, विपक्षी एजेंडे के पोषक खबरनवीस हैं, नैरेटिव गढ़ लेते हैं, शब्दाडंबर रच लेते हैं और जैसा मैंने कहा कि मसखरे बन गए दरबार में रहने के लिए। साथियों, दरबार सिर्फ सत्ता का ही नहीं होता है, दरबार विपक्ष का भी है और विपक्ष में दरबारियों की संख्या ज़्यादा है, उनका कुनबा बड़ा है और उस दरबार में मसखरी करके तालियां बटोरी जा सकती हैं और कुछ न कुछ वहाँ से बिरदावली गाने पर न्यौछावर मिलेगा ही। तो रवीश कुमार भी वही कर रहे हैं। अभी कुछ घंटे पहले रवीश कुमार ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक फ़ोटो शेयर किया है। फ़ोटो के कैप्शन में लिखा है कि द हिंदू के फोटो पत्रकार इमैनुअल योगिनी की यह तस्वीर कितनी प्रभावशाली है। सत्ता का घेरा कब किसे जकड़ ले कोई नहीं जानता। सत्ता की सारी उस्तादी इन्हीं सब में खर्च हो जाती है। जनता का कोई भला नहीं होता, वह बस मूर्ख बनती है। आदरणीय रवीश जी, उस्तादी तो आप भी खूब करते हैं। अब इस तस्वीर को ही देख लीजिए। हाथ जोड़कर अभिवादन से निमिष भर पहले या बाद में खींची गई इस तस्वीर से आपने क्या गजब उस्तादी की। एक नैरेटिव गढ़ने का प्रयास किया। इस तस्वीर के प्रभावशाली पक्षों में से आप अभिवादन की मुद्रा में जुड़े दो प्रभावशाली हाथों को क्यों नहीं देख पा रहे हैं? और यदि देख पा रहे हैं तो वह सत्ता का घेरा कैसे हुआ? मुझे लगता है कि एक सेकंड के पहले या बाद में क्लिकिंग से कुंडली लिखना आपकी किसी ग्रंथ का द्योतक है और मैं यह भी मानता हूँ कि आप निसंदेह बड़े ही विज्ञ पुरुष हैं, तो अपनी इस ग्रंथ को पहचानते भी होंगे, यह भी जानते होंगे कि सत्ता का घेरा सबको नहीं जकड़ सकता। आप खुद को भी इसकी मिसाल समझते होंगे। वह उन्हीं को जकड़ता है जो अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए कभी भी कहीं भी झुकने को तैयार हो जाते हैं। लोकतंत्र में संख्या बल महत्वपूर्ण है, समीकरण भी बलवान होता है। संख्या बल और समीकरण के आगे नतमस्तक होना पड़ेगा। इस फोटो में फोटोग्राफर भी प्रभावशाली एक नैरेटिव गढ़ने का विज्ञ दिखाई दे रहा है। अदरवाइज इसमें फ़ोटो क्लिकिंग के बाद इस तस्वीर को सार्वजनिक करना कहाँ से जायज़ था? रवीश जी, दुर्भाग्य है कि आप खुद को निष्पक्ष पत्रकार कहते हैं और निष्पक्ष लोग मानते भी होंगे आपको, लेकिन निष्पक्ष जैसा राजनीति में या समाज में कुछ होता नहीं है। एक न एक पक्ष तो सबका होता है। श्वेत श्याम पक्ष के अलावा कौन सा हो जाएगा? यह तो हो नहीं सकता। आप कई बार अपनी सुविधा के हिसाब से नैरेटिव गढ़ते हैं, सुविधा के हिसाब से तर्क रचते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि सत्ताधारी दल जो है उसके जो मत प्रतिशत है या यूँ कह लें उसके जन समर्थन का जो प्रतिशत है वह 40% के आसपास से अधिक नहीं होता है। कमोबेश अलग अलग समय पे कुछ कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन एवरेज में हम 40 मान लें तो 60% वाला पक्ष आप पकड़ के जकड़ के रखना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपकी यूट्यूब की दुकानदारी ठीक ठाक चलती रहे, आपकी पत्रकारिता यूट्यूब के भरोसे जिंदा है, तो उस जिंदा पत्रकारिता को और सजीदा भी बनाइए। आप उम्र के चौथेपन में हैं तो भले भगवान को न मानते हों, भले आप कर्म फल में विश्वास न रखते हों, लेकिन यह तो मान ही लें कि अब आपके लिए जो कुछ पाना था वह महत्तम ऊंचाइयां आप छू चुके हो, तो अपनी महत्वाकांक्षाओं से बाहर आइए। कभी कभी सत्य लिखिए, सत्य लिखिए संभल पर, सत्य लिखिए बांग्लादेश पर, सत्य लिखिए देश के दिशाहीन विपक्ष पर, सत्य लिखिए शिंदे जैसे लोगों पर जो मुख्यमंत्री बनने के लिए तब
इतने अनैतिक हो जाते हैं कि महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी, उसका नेता जो कभी महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री रहा था, आधी से कम संख्या बल पर आप उसे अपने ही अधीन डिप्टी सीएम बना लेते हैं, तब नैतिकता का सवाल नहीं उठाया जाता। शिंदे को अनैतिक नहीं बताया आपने देवेंद्र फडणवीस के बड़प्पन की चर्चा नहीं की कि किस तरह से केंद्रीय नेतृत्व के कहने पर देवेंद्र फडणवीस ने अपमान का वह घूंट पी लिया और शिंदे के अधीन उप मुख्यमंत्री बन गए। और यह आत्मविश्वास उस टाइम जो देवेंद्र ने प्रदर्शित किया था कि मैं लहरों की तरह फिर लौट के आऊँगा, तो वो लौट के आए। अब राजनीति में, भारतीय लोकतंत्र में, बहुमत के खेल में अगर संख्या बल और सत्ता का समीकरण उनके पक्ष में है तो शिंदे को तो प्रणाम करना ही पड़ेगा, क्योंकि तब समीकरण उनके पक्ष में था। उन्होंने इसी तरह सबको झुका लिया था। किस तरह से देश या दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी शिंदे के कदमों में बिछ गई थी। अब आप कह सकते हैं कि यह तो मक्कारी है, यह गद्दारी है, यह राजनीति का अधोपतन है। जो कुछ भी शब्द आपके शब्दकोश में हो सारे शब्द ले आए, लेकिन यह अधोपतन कोई पहली बार नहीं हुआ है। पहली बार महाराष्ट्र में ही यह सब कुछ हुआ हो ऐसा नहीं है। अधोपतन की तमाम सारी सीमाएं इस देश ने देखी हैं। आपने देखा है, आपकी पत्रकारिता निश्चित रूप से उस समय उस दृश्य को काफ़ी नज़दीकी से देख पाई होगी। आपने पूरी परिस्थिति का बड़े संजीदगी से अध्ययन किया होगा। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था, रोमेश भंडारी, जगदम्बिका पाल आदि को याद करिए उन्हीं जगदम्बिका पाल को जो प्रदेश के 2.5 दिन के मुख्यमंत्री बन जाते हैं और फिर उसी भाजपा की पार्टी में वह सांसद बन करके और नमस्कार करते हुए, दंडवत साष्टांग करते हुए कहीं पड़े हैं। रवीश जी, राजनीति के आमूल चूल बदलाव की तरफ लेख लिखिए, ऊर्जा वहाँ खर्च करिए जहाँ देश की युवा पीढ़ी को इस राजनीति को बदलने के लिए मनोनैतिक आधार मिले, उसे वह बात समझ में आए कि किस तरह से राजनेता एक दूसरे के गुप्त मित्र हैं और उनके समर्थक एक दूसरे के खुले हुए शत्रु बन जाते हैं। किस तरह से आम जनता इन नेताओं को भगवान मानती है, किस तरह से आम जनता इन नेताओं को अपना हित चिंतक, शुभचिंतक मानती है और मानती है कि इनके विचारों से, इनके सपनों से, इनके व्यवहार से, इनके सत्ता से उसका भला होगा। और किस तरह से यह सब के सब अपना भला करने में लगे रहते हैं, यह सब कुछ बताइए रवीश जी। आप नैरेटिव अपनी सुविधा के लिए मत गढ़िए, आप नैरेटिव विपक्ष के एजेंडे के लिए मत गढ़िए, आप नैरेटिव इसके लिए मत गढ़िए कि विपक्ष से आपको कुछ प्रतिदान मिल जाए, विपक्ष से आपको कुछ न्यौछावर प्राप्त हो। आप इसके लिए गढ़िए कि एक जिम्मेदार पत्रकार के रूप में मैग्सेसे पुरस्कार विजेता रवीश कुमार देश और दुनिया को एक राह दिखा जाए कि किस तरह से भारत के पत्रकारों ने रवीश के नेतृत्व में देश की तरुणाई को एक दिशा देने का काम किया था। आशा है आप समझ रहे होंगे। समझते तो आप खूब हैं, समझाते भी बढ़िया हैं, पर वही जो आपको अच्छा लगता है वह न करें, वह करें जिसमें समष्टि का कल्याण हो। सादर नमस्कार।